हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी टेट की जो परीक्षा अभी तक हुई है, उनमें पिछले सालों के जो पेपर्स हैं, ठीक है, पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं, वो मैं 5 दिन में आपके कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद ये 5 दिन के बाद 5 या 6 दिन में मैं आपके पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके तुरंत बाद से आपके जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट की मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टेट में भी फॉर्म भरा है, और कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे, सर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो करवा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आज की ये वीडियो है, इसमें हम लोग सीडीपी को पढ़ेंगे। और सीडीपी अलग मतलब 4 पार्ट होंगे, एक में सीडीपी, एक में ईवीएस, एक में आपकी मैथ्स हो जाएगी और हिंदी। इन 4 चीज़ों को हम लोग 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो क्लासेज हैं उनको टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो है, ये आपका पेपर जो है आपका, ये पिछला प्रीवियस पेपर अगर देखा जाए तो ये 2019 वाला है, ठीक है। क्योंकि लास्ट पेपर जो हुआ था 2019 के बाद 20 में हुआ नहीं था, और 21 में आपका 28 नवंबर को होगा, ठीक है। तो जो 2019 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था 8 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है। 19 वाला 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसी पेपर को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये है सीडीपी का पोर्शन, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एकदम आपके जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक छात्र देखिए यहाँ पे बाल विकास में शिक्षण विधि का है। पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ठीक है, जिन लोगों को हिंदी ना समझ में आ रही है उन लोगों के लिए देखिए इधर इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में आप लोग अपना देख सकते हैं। इफ ए टीचर फाइंड्स ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है। तो जो पहले का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है। सीडीपी में कहीं पर भी आया तो बच्चे को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और बच्चा ही हमेशा सही होता है, ये चीज मतलब सीडीपी में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ना तो उसको घर भेजना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक की मतलब जिम्मेदारी है कि बालक की जो समस्या है उसको दूर करे, ठीक है। तो बच्चे को क्या है, परामर्श देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो किस लिए होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होती है, ठीक है। हर तरीके से बच्चे का विकास हो इसके लिए होती है पाठ सहगामी क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या फिर बी एस ब्लूम। तो देखिए किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया था, तो ये नहीं, जिसने नहीं किया था वो थे बी एस ब्लूम थे, ठीक है। और बाकी जो स्किनर हैं, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कोहलर और कोफ्का ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत इन बाकी 3 लोगों ने दिए थे, और जो बी एस ब्लूम है इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ठीक है। तो अवरोधन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अवरोधन का मतलब रोकना, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शिक्षा में अवरोधन, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। और आप लोग लास्ट में ये भी बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते थे, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बताइए, 30 में आपके कितने सही होते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या समापन कौशल। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है, तो ये आता है प्रस्तावना कौशल में, ठीक है। आप लोग लेसन प्लान बनाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर ही आपको सबसे पहले प्रस्तावना कौशल जो है वो क्वेश्चंस बनाने होते थे, ठीक है। और वो किस चीज से संबंधित होते थे, पूर्व ज्ञान से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, पुनर्वलन का सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, 3 है, 1 नहीं है। तो कौन ऑप्शन है? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञा अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में जो अंग है, देखो क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये भी है, और संकेतात्मक अवस्था ये भी है। तो ये 3 है, और जो नहीं है वो पूछा गया, तो राइट आंसर होगा आंतप्रज्ञ अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मॉरिसन ने बोध, ठीक है, मॉरिसन ने बोध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन जो दिए गए उसमें प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण है। इनको सही क्रम में लगाना है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सेकेंड। ठीक है, 2, 1, 4, 3 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले होगा खोज, सबसे पहले क्या होगा? खोज होगा, फिर होगा प्रस्तुतिकरण, फिर होगा आपका आत्मीकरण, फिर होगा आपका संगठन या व्यवस्था, और लास्ट में होगा आपका वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो ये है मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान हैं, उसके सही क्रम में ये लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? खोज, फिर होगा प्रस्तुतिकरण, फिर होगा आत्मीकरण, फिर होगा आपका संगठन, और फिर लास्ट में होगा आपका वाचन या अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या बोध। तो इसमें जो है, इसमें पूछा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो संज्ञानात्मक से जो संबंधित नहीं है वो है आपका अनुमूल्यन, क्योंकि संज्ञानात्मक में जो आते हैं वो होता है ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। ये चीजें क्या होती है? ये होती है संज्ञानात्मक पक्ष में, और जो अनुमूल्यन है ये आपका भावात्मक में आता है, इसलिए यहाँ पर यही संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? उन्नतोत्तर, उत्तल या फिर मिश्रित, नतोदर या लंबवत। तो अधिगम वक्र कौन सा नहीं है? वो होता है लंबवत नहीं होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है। नेक्स्ट है, बाकी सारे होते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? क्रो एवं क्रो, गिलफर्ड, वुडवर्थ या स्किनर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा छोटा, वैसे तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग भी अपना यहाँ से समझ सके, इसलिए इसको छोटा किया। ठीक है, तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन दूसरा होगा। इन्होंने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, गिलफर्ड ने कहा था। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची 1 में है ब्रूनर, आसुबेल, ग्लेजर और गॉर्डन। सूची 2 में है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान या प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब सारी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो ये टिक जो लगा है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड, फोर्थ, थर्ड, 1 एंड 2। ठीक है, मतलब ए का फोर्थ में है। ठीक है, ए है ब्रूनर है संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, बी का थर्ड है। ठीक है, आसुबेल जो है वो है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, और सी का है फर्स्ट, मतलब ग्लेजर जो है वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, और जो गार्डन है, ठीक है, डी का है सेकेंड। गार्डन का क्या होगा? साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। ये सारे आपके जो आंसर्स हैं ये आपके ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण या परिकल्पना का परीक्षण। 13वें का जो राइट आंसर है, प्रथम चरण तो वही है कि समस्या की पहचान ही करना होगा, क्योंकि समस्या समाधान का प्रथम चरण, अगर आपको समस्या ही नहीं पता होगी तो आप लोग समाधान कैसे करेंगे? तो पहला जो होगा वो समस्या की पहचान ही होगा। नेक्स्ट है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। शिक्षक जो है वो अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब भी निष्क्रिय रखेगा, निष्क्रिय तो शब्द बिल्कुल गलत है, पहला तो गलत हो गया। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ठीक है,
गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, तो एक चीज पे तो नहीं होगा, तो तीसरा भी नहीं है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ये भी गलत है, तो जो सेकंड है वही आपका सही है बिल्कुल। बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ठीक है। सभी सर्वाधिक प्रभावशाली तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण? तो दोनों में क्या है, प्रस्तुतिकरण जो है वो मतलब उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो 16th का जो राइट आंसर है वो आपका देखिए, विकास मानव का गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विकास मानव का जो है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है आईवी पावलॉव, बीएफ स्किनर, ई एल थॉर्नडाइक या आर एम गेने? तो इसमें पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के हैं आर एम गेने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये बहुत फेमस है, डीएलएड वालों को लगभग जो भी आप लोगों ने कोर्स किया उसमें आपने कहीं ना कहीं पे ये जरूर पढ़ा होगा। क्रो एवं क्रो, स्टेनले हॉल, जर्सील्ड या सिम्पसन? बहुत फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेनले हॉल ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट? तो इसमें टोटल लगता है 36 मिनट। नेक्स्ट है, ये सारी चीजें जिसने भी डीएलएड की बुक्स अगर अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है, जो सीडीबी की चली थी, तो सारे क्वेश्चन उसी से हैं सीधे सीधे। 20वां क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? स्किनर, हॉलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य या रॉस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोर्थ, सॉरी, ऑप्शन फोर्थ है, रॉस ने कहा था ये बात। नेक्स्ट है, स्तंभ 21वां क्वेश्चन है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ए में देखिए कौन है, ए स्तंभ ए में एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची बी है, सारगर्भिता का नियम, ठीक है, फिर अनुकूलन, ये ए स्तंभ में होगा। बी स्तंभ में गेस्टाल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक या स्किनर? इनको मिलाना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो है थॉर्नडाइक, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक। और पुनर्बलन की जो अनुसूची है वो होगा आपकी स्किनर में। और सी होगा फर्स्ट में, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट। और अनुकूलन किसका है? पियाजे का, जीन पियाजे का। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसी में आंसर है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत? ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आसानी से लगा सकते हैं। इसका तो सीधा सीधा है कि जब कभी समाप्ति होने वाली क्रिया नहीं होगी, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो फिर निरंतरता ही तो इसमें हो, कि निरंतरता का सिद्धांत होगा ये। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक एक मौलिक अधिकार बन गई? 22वें, 25वें, 86वें या 52वें? तो ये जो है ये 86वां संशोधन हुआ था, उसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल या सिम्पसन? इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैकडूगल, जो थे वो आपके अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब देखिए इसमें देखिए पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, कुछ लोगों ने इसको सोच के गलत आंसर लगा दिया होगा, मैकडूगल थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? ठीक है, तो ये कोल तथा ब्रुस ने कहा था। किस अवस्था को कहा गया है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये कहा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। नेक्स्ट है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, गोलमैन या जॉन मेयर? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती, क्या करने में कठिनाई होती? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में या खड़े होने में? तो जो डिसलेक्सिया होता है उसमें क्या होता है, पढ़ने या वर्तनी में गड़बड़ हो जाता है, तो यही होगा आपका राइट आंसर 27 का तीसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? कौन सी भूमिका नहीं है? तो बच्चों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, बस यही एक राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए? तो देखिए, निगेटिव चीजें तो इसमें बिल्कुल मानी ही नहीं जाती है, तो ना पहला होगा, ना तीसरा होगा, ना चौथा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या भावात्मक भावात्मक विकास से? ठीक है, तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है शारीरिक विकास से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2019 का जो पेपर है, ये सीडीपी का पोर्शन यहाँ पे पहला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगली जो वीडियोस होंगी, एक आपकी ईवीएस की ही आज ही आएगी, ठीक है, ईवीएस, हिंदी और मैथ्स की। ठीक है, इन चार चीजों, ईवीएस, हिंदी, मैथ्स और ये आपका सीडीपी, इन चार चीजों को हम लोग करवा देंगे 4-5 दिन में, सारे आपके जो पिछले 4-5 साल के जो पेपर्स हैं उनको सभी को। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होंगे 4-5 दिन में, उसके बाद सीधे हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है उसकी क्लासेस, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आज ये पहली वीडियो थी, तो जैसी भी आपको लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।